हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल। वेलकम टू माय चैनल। तो जैसा कि आपने देखा होगा, अगर आप मेरे पुराने वीडियोस फॉलो करते हो तो मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि क्वेश्चंस आर नाइदर क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, इट इज़ जस्ट ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन एग्जामिनेशन टू अदर। और इसी एनोलॉजी के बेसिस पे मैंने नीट 2016 से जब भी पढ़ाना स्टार्ट किया तो नीट 2016 का पेपर अच्छे से प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। नीट 2017 का पेपर प्रेडिक्ट करने की कोशिश की। 18, 19, 20, 21, 22 में मैं थोड़ा चूक गया। और इनफैक्ट किसी ने नहीं सोचा होगा कि इस तरह का पेपर आ जाएगा बायोलॉजी का। बट 23 में मुझे फिर से उम्मीद है कि मैं कोशिश करूंगा कि ज़्यादातर क्वेश्चंस मैं प्रेडिक्ट कर पाऊँ कि आपके एग्ज़ाम में एटलीस्ट या तो वो सेम क्वेश्चन उठ के आ जाए या उससे मिलते जुलते 70 to 75% क्वेश्चन बायोलॉजी के आ जाएं। तो ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, समझिएगा कैसे मैं कोशिश करता हूँ प्रेडिक्ट करने की नीट 2023 का पेपर, और कैसे आप भी इस असेसमेंट के साथ एनालाइज कर सकते हैं कि कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट नहीं है, और किस टॉपिक के किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। जब मैं नीट की तैयारी करता था ना, तो मेरे टीचर्स हमें हमेशा बोलते थे कि एनसीईआरटी से क्वेश्चंस खुद से फ्रेम करो, और जब तुम क्वेश्चन फ्रेम करोगे तो तुम्हारे एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अभी हालांकि आपके पास समय नहीं है एनसीईआरटी से खुद से क्वेश्चन फ्रेम करने का, बट मैं कुछ तरीके आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका पूरी बायोलॉजी का रिवीजन भी हो जाएगा, आपकी क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छे से हो जाएगी। और इस वीडियो को मैंने 4 पार्ट में डिवाइड किया है। पहला, कि आप एग्जामिनर का माइंडसेट समझें। दूसरा, कि पेपर का पैटर्न कैसा हो सकता है, किस तरह के क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, कि आप कौन से टॉपिक पे स्पेसिफिकली फोकस करें। और चौथा, कि आप उस पेपर को, जो नीट 2023 का पेपर होगा, उसको सक्सेसफुली अटेम्प्ट कैसे करें जिससे आप मैक्सिमम मार्क्स ला पाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। दो इंपॉर्टेंट अपडेट है बेटा। पहला, कि कल और परसों मैं टॉप 1000, यही जो क्वेश्चन मैं अभी बता रहा हूँ, जैसे मैं क्वेश्चन प्रिडिक्ट कर देता हूँ, तो टॉप 1000 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो कल सुबह 9 बजे मैं कराने वाला हूँ। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, कमेंट सेक्शन में पिन होगा। उस क्लास को मिस बिल्कुल मत करना। उससे तीन चीज़ें होंगी। पहला, आपकी पूरी बायोलॉजी का सिलेबस का रिवीजन हो जाएगा। दूसरा, आपके प्रैक्टिस हो जाएगी कि कैसे क्वेश्चन आप नीट के एग्जाम में एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हम सारे तरह के क्वेश्चन हमने डाले हैं, सर्च रीजन टाइप क्वेश्चन, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन हमने डाले हैं। तीसरा, आपके कुछ कॉन्सेप्ट जो थोड़े बहुत अटके होंगे वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। और चौथा, आप कैसे मैं बायोलॉजी का पेपर अटेम्प्ट करता हूं और टेक्निकली आपको कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करना चाहिए उस स्किल को भी समझ पाएंगे। तो वो क्लास, दो क्लास है, वो दो क्लास कल और परसों की किसी भी बच्चे को मिस नहीं करनी है। चलिए अब वीडियो की बात करते हैं, मुद्दे पे आते हैं और समझते हैं कि एग्जामिनर का माइंडसेट कैसा है। तो उससे पहले आप समझिए कि कौन सी गवर्निंग बॉडी नीट का एग्जाम या नीट का पेपर सेट करती है। ठीक है। तो पहले जब हम लोग नीट देते थे तो पहले जो एग्जाम की गवर्निंग बॉडी थी इट वाज सीबीएसई। ठीक है। 2018-19 के बाद से जो गवर्निंग बॉडी आ गई वो एनटीए आई थी। याद है पहले एक बार एनटीए का अभ्यास टेस्ट आया था, लोग एकदम पागल हो गए, अरे वाह एनटीए ने एक क्वेश्चन पेपर रिलीज किया तो मतलब वही पेपर आएगा। बट बाद में पता चला कि बहुत पुराने सड़े गले क्वेश्चन थे जो एनटीए अभ्यास में डाल दिए थे। तो अभी जो गवर्निंग बॉडी है इट इज़ एनटीए विच इज़ अ रादर न्यू बॉडी, और यही पेपर सेट करती है। ठीक है। अब आप पैटर्न देखोगे, 2017 का पेपर देखो बहुत इजी था, बहुत 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 इजी देखा था आपने। 2018 का ओके ओकेश था, मतलब मीडियम साइज, ना बहुत इजी ना बहुत डिफिकल्ट था, बट रैशनल क्वेश्चन था। 2019 का पेपर अगेन बहुत और ज्यादा इजी आ गया। 2020 का पेपर तो मतलब हलवा पेपर था। 2021 का हलवा का भी हलवा पेपर था और बहुत इजी था। मैं बायोलॉजी पोर्शन की बात कर रहा हूँ, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री की बात नहीं कर रहा हूँ। और 2022 में बायोलॉजी में इन्होंने कर दिया कांड, मतलब कि पेपर तो एनसीईआरटी बेस्ड ही था बट पेपर में स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भर भर के डाल दिया और बहुत लेंदी पेपर बना दिया था, जिसके कारण बायो करने में बहुत टाइम लग गया। और बायो में फुल मार्क्स तो किसी को नहीं आए, 355 मार्क्स ही मैक्सिमम आया। एक क्वेश्चन में मैंने भी गलती की, सबने गलती की, एनटीए ने ही आंसर गलत दिया था। तो 2022 में बायो में थोड़ा सीक्वेंस चेंज हो गया। ये कितने साल बाद हुआ? 1 2 3 4 5 6 साल के बाद। क्या होता है बेटा कि कभी फिजिक्स का पेपर डिफिकल्ट कर देते हैं, कभी केमिस्ट्री का डिफिकल्ट कर देते हैं, कभी बायो का डिफिकल्ट कर देते हैं। तो रेस्ट एश्योर्ड कि इस बार जो बायो का पेपर होगा वो वेरी इजी या फिर इजी ही रहेगा।
मतलब बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड पेपर आप बायो का इस साल एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं टेक्निकली। अब अलग से एनटीए कुछ भावुक हो जाए तो अलग बात है, ठीक है। अच्छा, क्या कोई ग्रिड होता है? जैसे आप टेस्ट सीरीज में ना, जब हम टेस्ट सीरीज बनाते हैं हम एक ग्रिड देते हैं कि ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन आने चाहिए, ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन आने चाहिए, ये टॉपिक से इतने क्वेश्चन आने चाहिए। ऑनेस्टली मैं बताऊँ ना, एनटीए का कोई ग्रिड नहीं है, मतलब ऑफिशियली होगा बट कोई ग्रिड फॉलो नहीं करता। आप कभी भी देखोगे कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, उससे एक दो सवाल आ जाएंगे। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ऐसे छुटकू सा टॉपिक है, उससे तीन चार सवाल आ जाते हैं। तो बहुत जल्दबाजी में ये एनटीए वाले पेपर बनाते हैं, तो इसका कोई खास ग्रेड होता नहीं है। बहुत ज़्यादा रिसर्च नहीं होता आपके पेपर पे, कॉपी पेस्ट किया जाता है, यहाँ से यहाँ उठा के क्वेश्चन डाल दिए जाते हैं। कोई पुराने एग्जाम में आया था या कहीं कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था या एग्जैक्ट जो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चन है उसको रिफ्रेश करके एज इट इज डाल दिया जाता है। तो अगर एग्जामिनर के माइंडसेट की बात करोगे तो ये प्रेडिक्ट करना बहुत डिफिकल्ट है कि भाई कि क्या सवाल आ जाएगा और कहाँ से सवाल आ जाएगा। तो बोलो सर आप कैसे प्रेडिक्ट करते हो? तो बेटा देखो, एआईपीएमटी का जब पूरा इतिहास देखोगे सारा, तो अभी तक 34 साल का पेपर अवेलेबल होता है पीवाईक्यू, ठीक है। इसमें तुमको एक ट्रेंड दिखता है कि भैया कहाँ कहाँ से सवाल बन सकता है। देखो, जो सवाल 34 साल में नहीं बना, क्या वो अभी भी बन पाएगा? नहीं ना, एग्जिस्ट ही नहीं करता ना जो सवाल। या तो उससे रिलेटेड सवाल बन सकता है या लैंग्वेज में छेड़छाड़ कर सकते हो, नया कॉन्सेप्ट या नया थ्योरी तो नहीं आ सकता, है ना। तो उसी ट्रेंड को फॉलो करके हम क्वेश्चन से प्रिडिक्ट करने की कोशिश करते हो। तो यहाँ कोई साइंस नहीं है कि भाई कोई ग्रेड है पर्टिकुलर जिसको जो मेरे हाथ लग गई और मुझे पता है कि भाई इसी ग्रेड से सवाल आता है, ऐसा कोई ग्रेड एग्जिस्ट नहीं करता। बट पीवाईक्यू को टेम्पलेट बना के हम नए क्वेश्चंस प्रेडिक्ट करने की कोशिश करते हैं और इतना इंश्योर कर लेते हैं कि या तो तुम्हें वही क्वेश्चन एज इट इज आ जाए या उससे मिलता जुलता क्वेश्चन आए जिसमें तुमको कम दिमाग लगाना पड़े। और हम ट्रिक्स भी यूज करते हैं, जैसे एग्जामिनर डाल देगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एक्सेप्ट टू में से थ्री कौन सा सही है, ऑल ऑफ द अबव, नन ऑफ दीज, असर्शन रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड। तो हम उन ट्रिक्स को भी इनकलकेट करने की कोशिश करते हैं ताकि आपका ब्रेन प्रिपेयर्ड हो पाए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। इट इज जस्ट द प्रेजेंस ऑफ माइंड, है ना। आपको आता होगा चीजें, एग्जाम में आप कैसे उसको पुट करते हैं, इट्स ऑल अबाउट दैट व्हेन इट कम्स टू बायोलॉजी, ठीक है। पहला पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। दूसरी पॉइंट की बात करते हैं, कैसे हम की कॉन्सेप्ट को ट्रेस करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि हम क्या करते हैं, हम पीवाईक्यू को टेम्पलेट लेते हैं और पीवाईक्यू को टेम्पलेट को देख के देखते हैं कि किस सेगमेंट से क्वेश्चन एक्चुअली बन भी सकते हैं और जिस क्वेश्चन का रैशनलाइजेशन हो सकता है ना। क्वेश्चन कहाँ से बन सकते हैं उस क्वेश्चन को हम बनाते हैं और उसको किस किस फॉर्म में प्रेजेंट किया जा सकता है उस तरह से उसको हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और वहीं से हम की कॉन्सेप्ट ट्रेस करते हैं, ठीक है। कभी भी पैटर्न देखोगे ना बेटा, तो लगभग तुम देखोगे 70 से 80%, 70 to 80% जो क्वेश्चन होते हैं वो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं, उसमें मतलब बिल्कुल दिमाग लगाने वाला नहीं होता। अब फैक्चुअल क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? तो तुम देखोगे ना, तुम चैप्टर्स लाइक माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का वायरस वाला पोर्शन, एग्जाम्पल्स पे बहुत क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। मॉर्फोलॉजी के एग्जाम्पल से बहुत क्वेश्चन देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ से बनता है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन जेनेटिक्स से बन सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन कहाँ से बन सकता है? कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सेल बायो से बन सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन प्लांट फिजियोलॉजी से बन सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ह्यूमन फिजियोलॉजी से बन सकता है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बायोटेक्नोलॉजी से बन सकता है। बट 80% सवाल फेज 1 या फेज 2 चैप्टर से बनेंगे जो रट्टाफिकेशन वाले हैं। तो वहां से भी आपको एनालिसिस हो जाता है किस चैप्टर का कितना वेटेज है। अब ये जो डायरेक्ट क्वेश्चन होते हैं ना, इट इज वेरी इजी टू सॉल्व एंड एनसीईआरटी में बहुत लिमिटेड नॉलेज है, तो आपको लिमिटेड एग्जांपल्स याद रखने होते हैं, आपको लिमिटेड थ्योरी का पोर्शन याद रखना रहता है, आपको लिमिटेड टेबल्स याद रखने रहते हैं, प्लस आपके पास ऑप्शंस दिए तो आप रिकॉल कर सकते हैं। तो ये 80% क्वेश्चन बड़ी आसानी से डायरेक्टली बन जाते हैं आपसे। और ये 20% के लिए थोड़ा बहुत अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी आपके निकल जाते हैं। दैट इज व्हाट मेक्स बायोलॉजी इजियर देन कंपेयर टू अदर सब्जेक्ट्स। तो इस तरह से हम की कॉन्सेप्ट्स को ट्रेस करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अब बोलोगे सर कैसे कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं? तो बेटा ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं कैसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, बट पॉसिबल कैसे कैसे क्वेश्चन हो सकते हैं वो। एक तो बेटा डायरेक्ट क्वेश्चन, बिल्कुल जो सॉल्व करने में तुरंत टाइम नहीं लगता, ठीक है, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज दिस, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन जो आता है मैच द फॉलोइंग आता है। मैच द फॉलोइंग तुम कभी गलत कर ही नहीं सकते हो अगर तुमको थोड़ा भी आता है तो, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन तो तुम्हारे आते हैं तो तुम्हारे बल्ले बल्ले हो जाते हैं। तीसरा, बहुत सालों से वैसे डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया, बट टेक्निकली डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आना चाहिए, बट क्या लगता है एनटीए पैसा बचाता है पेज का या पता नहीं क्या करता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन नहीं आया है 2017 के बाद से।
और इस साल भी मुझे लग नहीं रहा है कि डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, बट ठीक है, हमने फिर भी प्रैक्टिस कर लिया एनसीईआरटी का डायग्राम। ठीक है, नहीं भी किया तो हम अभी करा देंगे। ठीक, चलो। चौथा जो क्वेश्चन आता है, जो पिछली बार भर भर के आया, दैट वाज स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। अब क्या होता है ना, इसमें क्या होता है, 4-5 स्टेटमेंट होते हैं और एनसीईआरटी का लाइन एज इट इज उठा के देता है, मतलब लैंग्वेज भी चेंज नहीं करता। तुम एनसीईआरटी अगर तुम ठीक किए हो तो कर जाओगे। तो ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन का इस बार मैंने सॉल्यूशन निकाल दिया था। मैंने बायोलॉजी चीट शीट कराई थी आपकी, देखा होगा आपने, है ना। तो इसमें सिर्फ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही करा दिया, जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन थे एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन से, वो बायोलॉजी चीट शीट में मैंने आपको करा दी। तो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता अब आपको दिक्कत होगा। अगेन इट इज टाइम टेकिंग, और इसमें दीजिए टाइम। अगर आप टाइम नहीं देंगे तो ये गलत करेंगे आप, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें गलती आप करेंगे ही करेंगे। ठीक है, ठीक है। पांचवा आता है सर एसर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। अगर एसर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड मोर और लेस सेम ही है, इसमें प्रॉब्लम क्या होता है एसर्शन रीजन में, ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 में डिफरेंशिएट करने में लोगों को दिक्कत आती है कि मतलब एसर्शन ट्रू है, रीजन ट्रू है, रीजन सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो देखो, अगर सिमिलर कॉन्सेप्ट की बात कर, तो असर्शन ट्रू है, रीजन सही एक्सप्लेनेशन है। बट अगर बात नहीं कर रहा, किसी और चीज की बात कर रहा है, तो असर्शन ट्रू है, और रीजन सही एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो इस तरह के 5 तरह के क्वेश्चन आते हैं जनरली आपके एग्जाम में, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन की संख्या सबसे ज्यादा होगी, वो होगी 70%। ठीक है, मैच द फॉलोइंग की संख्या तुम्हारी लगभग 7 से 8%। डायग्राम बेस्ड हद से हद होगा तो 1% होगा, मतलब आ भी सकता है नहीं भी आ सकता। ठीक है, स्टेटमेंट बेस अगेन आपका आ गया, आपका 10% क्वेश्चन लगभग स्टेटमेंट बेस होगा। एसर्शन रीजन भी लगभग 10% होगा स्टैंडर्ड पेपर के हिसाब से। पिछले साल स्टेटमेंट बेस बहुत ज्यादा आ गया था, 60-70% क्वेश्चन स्टेटमेंट बेस थे, बट हर साल ऐसा नहीं होगा बेटा। इस साल बायो का पेपर मुश्किल ही है कि डिफिकल्ट होगा, क्योंकि ट्रेंड चेंज होता है, किसी साल फिजिक्स हो जाता है, किसी साल केमिस्ट्री हो जाता है, किसी साल बायो हो जाता है। तो आई थिंक इस बार बायो का पेपर कंपैरेटिवली ईजी होगा और डायरेक्ट क्वेश्चन आपको ज्यादा देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि भाई कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए नीट 2023 का पेपर। ठीक है, तो बेटा अगेन टाइम आपको देखना होगा, इट इज अ टाइम बाउंड पेपर। इसमें चीजें क्या क्या आपको मैप करनी है कि भाई आप सिली मिस्टेक कम करें। सबसे ज्यादा जो बच्चे जिनका सिलेक्शन नहीं होता, जो सिंसियर बच्चे हैं, वो इसीलिए होता है कि वो सिली मिस्टेक करते हैं। मैं बहुत गलती करता हूँ एग्जाम में, तुम देखो कभी मैं पेपर सॉल्व करता हूँ ना, अगर मैं हड़बड़ी में पेपर सॉल्व कर रहा हूँ, मैं बहुत गलती करता हूँ। और कल के भी सेशन में तुम देखोगे मैं गलतियां करूंगा, है ना। क्योंकि क्या होता है कि क्वेश्चन ढंग से नहीं पढ़ना, तो पेशेंस नहीं है, वो प्रेजेंस ऑफ माइंड नहीं रहता, और यहीं पे चक्कर में फंस जाते हो तुम सिली मिस्टेक में। ठीक है, दूसरा क्या दिक्कत होता है बेटा, तुम एग्जॉस्टेड होते हो, है ना, कि भाई तुम्हारा सेंटर दूर पड़ा है, तुम सुबह से आए हो, तुम ट्रेन जर्नी ये वो, तो मेंटली एक्सर्टेड रहते हो और प्लस स्ट्रेस भी है, तो वहां पे भी तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कम हो जाता है। तीसरा प्रॉब्लम क्या होता है कि टाइम मैनेजमेंट का दिक्कत हो जाता है। तुम किसी क्वेश्चन को दिल पे ले लेते हो कि भैया नहीं मैं तो सॉल्व करके ही रहूंगा, और उसी क्वेश्चन में 15 मिनट 20 मिनट तुम खा जाते हो, और फिर तुम्हारे बाकी क्वेश्चन छूट जाते हैं, तो वो टाइम मैनेजमेंट की दिक्कत हो जाती है। ठीक है, तो अगर तुम इन तीन चीजों पे वर्क कर लेते हो, कैसे वर्क करोगे भैया, सिंपल सा तरीका है, इसमें कुछ नहीं होता। टेक अ मॉक टेस्ट रोज का, अब तो टाइम तुम्हारे पास बचा नहीं है, 2 मॉक टेस्ट दो, सेम इन्वायरमेंट में। सेम इन्वायरमेंट में कैसे, पंखे में दो, मतलब गर्मी में दो, एसी के बिना दो, है ना, है तो जाके बालकनी में बैठ के दे दो, ठीक है, धूप के साथ। तो वैसे इन्वायरमेंट में दो जो एग्जाम सेंट्रिक इन्वायरमेंट हो। ठीक है, तो आप 2 मॉक टेस्ट देंगे, फिर इसका एनालिसिस करेंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि आप गलतियां कैसे करते हैं। जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं तो ओएमआर का इस्तेमाल करें, बिल्कुल एग्जाम सिनेरियो क्रिएट करें और मॉक टेस्ट दें। बोलो सर मॉक टेस्ट कहाँ मिलेगा, 18 मॉक टेस्ट मैंने मेरे टेलीग्राम चैनल t.me/anandmani001 पे दिया हुआ है, तो ये मॉक टेस्ट आप यहां से कर सकते हैं। पॉइंट्स और क्या है बेटा, पहला कि बायोलॉजी का पेपर हमेशा पहले अटेम्प्ट करें। ठीक है, उसके बाद केमिस्ट्री करें और उसके बाद फिजिक्स करें। ठीक है, 2-3 चीज हमेशा याद रखें जब भी पेपर अटेम्प्ट कर रहे हैं, कीवर्ड्स को अंडरलाइन करें, ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आंसर निकालें। मुझे दिख रहा है आंसर ए है, लेकिन ए हमको आंसर नहीं मार्क करना, ऑप्शन एलिमिनेट करके ही आंसर निकालिएगा, तो आपके आंसर सही होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। ठीक है, और तीसरा कि जब आप थोड़ा रिस्क लीजिए, थोड़ा रिस्क लेना जरूरी है, कि जब आप 50% ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे हैं तो तुक्का मार दो, तो तुक्का मार दो। अब ये सब कुछ, तुक्का कैसे मारना है, ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, ये सब कुछ आप मेरे साथ कल सुबह 9 बजे सीखेंगे। ठीक है, मैंने 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दे दी है, 1000 क्वेश्चन की पीडीएफ आपको दे दी है बेटा, उसको एक पेज में करना डिफिकल्ट हो रहा है,
ठीक है, तो आप उसके PDF ही ले लीजिए। एक ब्लैंक नोटबुक आप मेरे लेके आ जाइएगा, ठीक है, जिसको आप मिस्टेक नोटबुक बनाएंगे, और यहाँ पे जो मैं कॉन्सेप्ट लिखवा रहा हूँ ये कॉन्सेप्ट को लिखते जाइएगा। इट इज नॉट अ टेस्ट, मैं बार बार बोल रहा हूँ, इट इज अ रिवीजन मॉड्यूल। तो आई होप यू आर रेडी फॉर दिस 1000 क्वेश्चन चैलेंज टुमारो। फटाफट अगर रेडी हैं तो डाल दीजिएगा #1000 क्वेश्चन चैलेंज, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। और मिलते हैं हम कल, ठीक है। आपकी जो चिंटू नोट्स की क्लासेस है बेटा, और जो बाकी बायोलॉजी चीट शीट है वो चलती रहेंगी, उसमें कोई कोताही नहीं होगा। 2-3 दिन में उसके भी सिलेबस खत्म हो जाएंगे। मतलब चिंटू नोट्स के लगभग 29 चैप्टर खत्म हो गए हैं, और चीट कोड के लगभग 34-35 चैप्टर्स खत्म हो गए। तो मतलब 4 चैप्टर इसका बचा होगा, 7-8 चैप्टर इसका बचा होगा। मैं और नितिका मिलके ये 2 सीरीज खत्म कर देंगे, और फिर ये फाइनल ब्लो आपको मिलेगा, जिससे आप इंश्योर करेंगे कि आप 340+ मार्क्स ले आए। आई होप ये सेशंस आपको पसंद आ रहे होंगे। कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन दबा दो, ताकि आप कोई नोटिफिकेशन मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू।